वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो अभी तक हम लोग जैसे समझते आ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन वैलिडेशंस क्या होते हैं, उनमें हमने समझा प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है और दूसरे कितनी तरह के वैलिडेशन एक्टिविटीज़ होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक वैलिडेशन में होता है वो होता है क्लीनिंग वैलिडेशन। आइए समझते हैं आज क्लीनिंग वैलिडेशन होता क्या है। समझिए, सबसे पहले क्लीनिंग क्या होती है। क्लीनिंग इज द प्रोसेस टू क्लीन और टू रिमूव द रेजिड्यूज ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट और प्रीवियस जो भी रेजिड्यूज हैं उनको रिमूव करने जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लीनिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें, जब हमने कहा क्लीनिंग, हम इक्विपमेंट को क्लीन कर चुके, इक्विपमेंट या किसी भी यूटेंसिल को हम क्लीन कर चुके, तो हमें वैलिडेशन की ज़रूरत क्या है। टू प्रूव that the cleaning procedure is capable to reduce the residues of the previous product और its जो भी हैं मतलब उनके elements to a minimal content so that the risk to the patient, उसकी वजह से जो रिस्क है पेशेंट को वो मिनिमम हो सके। अब हमने कहा रिड्यूस, रिमूव नहीं। रिड्यूस का मतलब क्यों? क्योंकि कोई भी क्लीनिंग प्रोसीजर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो 100% किसी भी इक्विपमेंट को क्लीन कर दे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिड्यूज ऐसे होते हैं ड्यू टू मैनी रीजन्स लाइक रफ सरफेस, जिसे हम कहते हैं ना 100% प्लेन मिरर फिनिश है, उसमें भी हमें रफ सरफेस दिखती है। अगर मैं कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसे भी माइक्रोस्कोप से देखूँगा तो इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ रफ एजेस दिखेंगे, या जैसे मेरी ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ फील होती है, बट अगर मैं इसी को माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो ये बहुत ही रफ होगी। तो अगर मैं इसे क्लीन भी करता रहूं फिर भी कुछ ना कुछ रेजिड्यूज रह जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इंक का मार्क किया है, इसका भी रेजिड्यू रहता है। तो हमारे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए है, तो उनका इतना बहुत थोड़ा रेजिड्यू भी अगर किसी पेशेंट के पास चला जाता है तो हो सकता है कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं। अब इस तरीके से समझिए, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर मैंने कुछ विटामिन्स के रेजिड्यूज चले गए तो हो सकता है रिस्क कम हो। बट अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको शुगर नहीं है, उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और वो मल्टीविटामिन लेता है, बट उस मल्टीविटामिन के साथ साथ उसमें कुछ रेजिड्यूज मेटफॉर्मिन के चले गए या ग्लिमेपिराइड के चले गए, तो उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, क्योंकि उसका शुगर लेवल ड्रास्टिकली कम हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लीनिंग वैलिडेशन इज द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट द क्लीनिंग प्रोसीजर इज कैपेबल टू रिड्यूस द रेजिड्यूज टू ए मिनिमल और एक्सेप्टेबल लिमिट। अब ये एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, बट हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे क्लीनिंग वैलिडेशन में मेजर पार्ट क्या क्या टॉपिक लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विपमेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज इक्विपमेंट मैट्रिक्स? कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास इक्विपमेंट कितने तरह के हैं और उनको एक ग्रुपिंग करें। जैसे मैंने कहा आरएमजी है, आरएमजी मेरे पास 10 तरीके की हैं, 300 लीटर है, 600 लीटर है, 10 लीटर है, इस तरह के 10 तरीके मेरे पास इक्विपमेंट है, या मेरे पास 300 लीटर के ही 10 आरएमजी हैं। तो क्या मुझे हर एक का क्लीनिंग वैलिडेशन करने की ज़रूरत होगा? तो मुझे वहाँ पे इक्विपमेंट मैट्रिक्सिंग की ज़रूरत होगी। द इक्विपमेंट विच आर लुक अलाइक, विच आर हैविंग सिमिलर प्रिंसिपल्स, उनको मैं एक ग्रुप में रख सकता हूँ। जैसे मेरे पास 300 लीटर की अगर 10 आरएमजी हैं तो मैं सभी को एक कंसिडर करूँगा और उनको मैं एक मैट्रिक्स मान के चलूँगा। ऐसे ही फिर मेरे पास आता है इक्विपमेंट ट्रेन। अब इक्विपमेंट ट्रेन क्या है? इक्विपमेंट ट्रेन का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, मैं उनको एक अलग ग्रुप देता हूँ। जैसे कोई मेरा प्रोसेस है जिसमें आरएमजी यूज होती है, उसमें फिर एफबीडी यूज होता है, देन उसमें मेरा ब्लेंडर यूज होता है, देन कंप्रेशन मशीन, कोटिंग मशीन, देन पैकिंग। अब दूसरी तरफ मेरा क्या है, मेरे पास आरएमजी यूज नहीं होता, डायरेक्ट सीधा ब्लेंडर में चला जाता है। तो मेरे पास आरएमजी और ड्रायर का स्कोप ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे मेरे इक्विपमेंट दूसरे हैं। तो मुझे अब इस तरीके से मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे मेरे इक्विपमेंट में ट्रेन चेंज होती है,
मेरे इक्विपमेंट ट्रेन में इक्विपमेंट्स का नंबर कम या ज़्यादा होता है तो उनका सरफेस एरिया कम या ज़्यादा होता है। अब उस सरफेस एरिया की मुझे रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरे मैक्रो कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट देता है। आइए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फिर आता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्यों? समझिए कि क्लीनिंग वैलिडेशन ना एक ट्रबलसम एक्टिविटी है। वो आप हर प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो आपका क्लीनिंग वैलिडेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ आपकी फैसिलिटी में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नए इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरा वर्स्ट केस प्रोडक्ट क्या है। अब उस वर्स्ट केस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास टूल क्या है? प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग। इट इज़ ए रिस्क बेस्ड अप्रोच। सबसे पहले मैंने इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई किया कि मुझे किस इक्विपमेंट पे करना है। मान लीजिए मेरे पास 100 लीटर का कोई इक्विपमेंट है, देन 200 लीटर का इक्विपमेंट है, 1000 लीटर का इक्विपमेंट है, और तीनों का प्रिंसिपल सेम है, तीनों का प्रोसेस सेम है, तीनों का क्लीनिंग प्रोसीजर भी सेम है। तो मैं 1000 लीटर वाले इक्विपमेंट के सरफेस एरिया को कवर करूँगा। उससे मेरा 100 लीटर या 500 लीटर जो भी उससे कम सरफेस एरिया है वो सारे कवर हो जाएंगे। उससे ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन उससे कम वाले उससे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही इक्विपमेंट ट्रेन। अब इक्विपमेंट ट्रेन को मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरा वो हेल्प करेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग में, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी कि इस इक्विपमेंट ट्रेन पे मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट रन करते हैं। अब जब मेरे पास ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट रन करते हैं तो मैं उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उसमें वर्स्ट केस प्रोडक्ट्स को। अब मान लीजिए कहीं पे मेरे 10 तरह के इक्विपमेंट ट्रेन बनते हैं तो मुझे हर ट्रेन का एक अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा वर्स्ट केस में। अब उसी हिसाब से मैं उनका क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करता हूँ। फिर आता है इक्विपमेंट सरफेस एरिया। अब जहाँ मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट मैट्रिक्सिंग, तो ये इक्विपमेंट मैट्रिक्सिंग मुझे हेल्प करता है सरफेस एरिया सिलेक्शन में। अब मुझे हर इक्विपमेंट का एग्जैक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है। एग्जैक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कई बार उसमें होता है स्क्वायर शेप होता है, कई बार होता है उसमें रेक्टेंगुलर होता है, कई बार हेमिस्फेरिकल होता है, कई बार कोनिकल होता है। तो वहाँ पे मुझे मेरे इंजीनियरिंग टीम या जो मेरे इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हेल्प करते हैं, एंड दे प्रोवाइड मी द सरफेस एरिया थ्रू कैलकुलेशंस एंड देयर एक्सपर्टाइज। अब हर चीज़ जो है क्यूए नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ती है इंजीनियरिंग की। तो इस तरीके से समझिए कि क्लीनिंग वैलिडेशन इज़ नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्यूए ओनली, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट प्रोडक्शन का होता है। प्रोडक्शन क्या हेल्प करता है? मुझे हेल्प करता है प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग में कि मेरे कौन कौन से इक्विपमेंट ट्रेन हैं और उन पे चलने वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये आइडेंटिफाई करने में मुझे प्रोडक्शन हेल्प करता है। सेकंड, इंजीनियरिंग मुझे हेल्प करता है ये इक्विपमेंट मैट्रिक्स और सरफेस एरिया कैलकुलेशन में। अब वो कैसे करता है? क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज है, दे आर कैपेबल टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया और टू डिस्कस विद द वेंडर्स, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट्स, एंड टू गेट द सरफेस एरिया। अब थर्ड पार्ट आता है MAR कैलकुलेशन। MAR कैलकुलेशन का क्या मतलब है? मैक्सिमम अलाउएबल रेजिड्यू। अब ये MAR जो है ये कंप्लीट इक्विपमेंट ट्रेन का होता है। जैसे मान लीजिए मेरे इक्विपमेंट ट्रेन में आया डिस्पेंसिंग, देन ग्रेनुलेशन, देन ब्लेंडिंग, देन कंप्रेशन, देन कोटिंग, एंड देन फाइनल प्राइमरी पैकिंग। तो ये जो कंप्लीट ट्रेन है, मान लीजिए उस पर आया कि 1 ग्राम का मेरा पास MAR है, तो वो मुझे हेल्प करता है कंप्लीट प्रोडक्ट ट्रेन को कैलकुलेट करने में। अब इसके बाद एक दूसरी कैलकुलेशन है मैको। अब ये मैको जो है, जब मैं MAR को इक्विपमेंट सरफेस एरिया से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मैको मिलती है। मैको का मतलब क्या है? मैक्सिमम अलाउएबल contamination इज मैको वैल्यू। अब ये मैको जो है, जैसे मैंने बताया कि मैको का मतलब है MAR डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। अब यदि मैंने 1000 लीटर के इक्विपमेंट सरफेस को कैलकुलेट करके 2000 का इक्विपमेंट सरफेस कवर किया तो वो मेरे लिए फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा सरफेस एरिया बढ़ता है मेरा मैको वैल्यू कम हो जाता है। तो जैसे ही मैको वैल्यू कम हुई मुझे अपना क्लीनिंग वैलिडेशन अगेन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी मेरे इक्विपमेंट ट्रेन में कोई नया इक्विपमेंट आता है
या उससे कोई इक्विपमेंट बाहर जाता है तो मुझे अपनी क्लीनिंग वैलिडेशन को रीइवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि कहीं उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, कहीं मेरे मैको वैल्यू कम तो नहीं हुई। अगर मैको वैल्यू मेरी बढ़ जाती है तो कोई बात नहीं, मेरा जो है मैको वैल्यू क्योंकि पहले से ही कम थी तो वो मेरा क्लीनिंग वैलिडेशन वैलिड रह जाता है। बट इफ़ अगर मेरा मैको वैल्यू कम हो जाता है तो मुझे क्लीनिंग वैलिडेशन दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता है। सेकंड, मुझे अपने जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तब भी मुझे उसका क्लीनिंग वैलिडेशन रीइवैल्यूएट करना होता है, क्योंकि हो सकता है उस जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी जो मैको वैल्यू है मेरी जो एग्जिस्टिंग मैको वैल्यू है उससे कम हो। अगर कम होती है तो मुझे अगेन उसका जो है क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो मुझे उसका क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो मैको कैलकुलेशन है ना, ये हम हमेशा वर्स्ट केस प्रोडक्ट का करते हैं। तो अगर मेरे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कोई नया एक प्रोडक्ट ऐड हुआ विच इज़ वर्स्ट देन द प्रीवियस आइडेंटिफाइड वर्स्ट केस, तो मुझे उसका क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। अब ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस ड्रग मटेरियल की सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, उसकी थेरेपेटिक डोज की वजह से होता है, उसकी टॉक्सिसिटी का होता है। अभी पहले जो होता था टॉक्सिसिटी के लिए ना LD50 को लिया जाता था, लीथल डोज, मीडियम लीथल डोज जिसे हम LD50 कहते थे, उसको उससे कंसिडर किया जाता था। बट आज की डेट में क्या है, हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लिमिट या जिसे हम PDE परमिसिबल डेली एक्सपोजर, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट मेरा ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ जिसकी PDE वैल्यू मेरे प्रीवियस जो प्रोडक्ट है उसकी PDE वैल्यू से कम है, तो मुझे उसे एज ए वर्स्ट केस सेलेक्ट करके अपना क्लीनिंग वैलिडेशन रीइवैल्यूएट करना चाहिए। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्लीनिंग वैलिडेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। अब इसमें जो है हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके कंप्लीट इलेबोरेट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे पास आती है कि हमें MAR किन किन फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहिए, तो हमारे पास इसके लिए कुछ एक टूल्स हैं, कुछ एक कैलकुलेशंस हैं। अब उन टूल्स में क्या क्या आता है, 10 ppm का कैलकुलेशन होता है। दूसरा क्या है, थेरेपेटिक डोज बेस्ड कैलकुलेशन होता है। थर्ड क्या है, उसकी LD50 से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। LD50 भले हमारा वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन में यूज ना करते हों, बट अभी भी हम लोग मैको कैलकुलेशन में LD50 को यूज करते हैं या कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारे पास फॉर्मूला PDE बेस्ड या हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लिमिट, इसके बेसिस पे भी हम लोग मैको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इनमें से जो भी मेरा मिनिमम मैको वैल्यू आती है मैं उसी को आगे कंसिडर करके क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ तक का जो है मेरा क्लीनिंग वैलिडेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। जैसे एक वीडियो में हम लोग इक्विपमेंट मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, देन एक में इक्विपमेंट ट्रेन के बारे में, देन प्रोडक्ट मैट्रिक्स, देन इक्विपमेंट सरफेस एरिया, MAR कैलकुलेशन एंड मैको कैलकुलेशन। सो विद दिस टुडे साइनिंग ऑफ द इंडियन फार्मासिस्ट। थैंक यू। राधे राधे।